आप सभी का स्टडी हो रहा है चैनल पर। तो हम 3000 एमसीक्यू एमपी जीके के इस सीरीज में लगा रहे हैं, जो कि डेली मैं एक एक वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, जो कि 10 मिनट का डेली रिवीजन होगा आपका एमपी जीके का। एमसीक्यू के थ्रू आप सारे एमपी के एक एक क्वेश्चन हम लेंगे, जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए, ये सीरीज का पार्ट सेकंड है, लेक्चर सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 क्वेश्चंस हो गए थे, अब 31 से स्टार्ट करते हैं। तो 31 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो जून से लेके जून का जो पहला हफ्ता होता है उसमें स्टार्ट होता है। मानसून का जो आगमन है वो जून में स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी सामान्यतः कब होती है? तो अक्टूबर में जो है मानसून की वापसी होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाओं में कौन सा पर्वत भाग नहीं लेता? विंध्याचल लेता है, सतपुड़ा लेता है, मेकाल लेता है, पर आरावली जो है वो मध्य प्रदेश में भाग नहीं लेता। मध्य प्रदेश में आरावली की पहाड़ नहीं है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश को किस भाग में विभाजित करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तर भारत व दक्षिण भारत को विभाजित करती। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, जो कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी सतपुड़ा रेंज में। इसके बाद धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की है? तो सतपुड़ा श्रेणी। धूपगढ़ कहाँ है? पचमढ़ी में है। और कौन सी श्रेणी से है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से है। इसके बाद 37, मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। इसके बाद तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़, पिछले लेक्चर में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर दी गई थी 1 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब आता है? तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो किन पश्चिम साइड कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात और राजस्थान है। इसके बाद बघेलखंड पठार का विस्तार किस नदी के बेसिन में है? तो बघेलखंड जो है उसका विस्तार कौन सी नदी से है? सोन से है। इसके बाद मालवा पठार का ढाल किस दिशा में है? तो दक्षिण की ओर है। जो मालवा पठार है उसका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर बताया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी अगर पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बह रही है, तो वो पूर्व दिशा में बह रही है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक, अनूपपुर से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर है। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट आता है और अमरकंटक सिटी का नाम। फिर आता है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की किस भाग से होकर बहती है? तो किस भाग में बहती है ताप्ती नदी? दक्षिण में बहती है। तो दक्षिण में बहती कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो मुल्ताई हिल्स, बैतूल के पास से उद्गम होता है उसका। मुल्ताई बैतूल से उसका उद्गम है। बैतूल नीचे दक्षिण साइड ही है, तो वहाँ की जो भाग है दक्षिण भाग में ही ताप्ती नदी ताप्ती नदी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदी घाटी किसकी है? तो चंबल नदी की जो घाटी है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद और चंबल नदी कहाँ बहती है? उत्तर साइड। इसके बाद चंबल नदी किस नदी की सहायक है? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है। यमुना एमपी में नहीं है, पर बहुत सारी नदियां हैं जो कि चंबल, सोन, केन, ये जो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां हैं।
जो एमपी में बहती है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा क्षेत्र जो है काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में ही कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कपास का, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए मालवा क्षेत्र में कपास सबसे ज्यादा पाया जाता है। कपास की जो खेती है सबसे ज्यादा होती है और खरगोन सबसे ज्यादा कपास प्रोडक्शन में आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड में है। कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन में है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की जलवायु पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है, अधिक प्रभाव, तो मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा, समुद्र से तो दूरी है। इसके बाद मानसून का जो प्रभाव है वो जलवायु में बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 बार मानसून आ रहा है, एक बार जून में आ रहा है और एक अक्टूबर में फिर रिपीट होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र अधिक संवेदनशील है, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और कहाँ है, तो ये बुंदेलखंड सबसे ज्यादा सूखा माना जाता है। तो बुंदेलखंड का जो मेन सागर, शिवपुर, ग्वालियर जो ये रीजन है बुंदेलखंड में आएगा। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः कौन सा है, बुंदेलखंड है। वही मैंने बुंदेलखंड अभी आपको बताया। बुंदेलखंड का अगर मेन डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सागर, मोस्टली सागर ही रहता है, या फिर अगर ग्वालियर दिया जाए तो ग्वालियर। इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों में विविधता है। अब मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मतलब मिक्स मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ भी मिलती हैं, पठार भी हैं, नदियाँ भी बहुत सारी हैं। तो उससे क्या हो रहा है, फसलों में विविधता, बहुत अलग अलग तरीके की फसलें बोई जाती हैं। कहीं पर कपास ज़्यादा होता है तो कहीं पर सोयाबीन ज़्यादा होती है, तो कहीं पर अलग अलग चीज़ें बोई जा रही हैं, कहीं पर धान बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या हो रहा है, फसलों में विविधता आ रही है। भौगोलिक स्थिति के कारण क्या हो रहा है कि फसलों में विविधता आ रही है। मध्य प्रदेश में रबी फसलों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा पठार। मालवा पठार जो है वो मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र है रबी फसलों का। अब इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों में प्रमुख कौन सी फसल रहती है, तो धान रहती है। खरीफ में कौन सी आ जाती है, धान आ जाती है। फिर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का औद्योगिकी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो खनिज आधारित उद्योग है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या है, खनिज आधारित उद्योग भी है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों की विविधता का कारण क्या है, तो पठार भू आकृति, जलवायु नहीं हो सकता। पठार की भू आकृति के कारण क्या हो रहा है कि खनिज ज्यादा मिलते हैं, बहुत सारे जो खनिज है वो ज्यादा मिलते हैं। पन्ना में हमने देखा कि हीरा, पन्ना में एमपी का एकलौता जो जिला है पन्ना, वहां पर हीरा मिलता है। बहुत सारे अलग अलग खनिज, कोयला मिल रहा है सिंगरौली से। इसके बाद चौक वगैरह, और इसके बाद जबलपुर से जाएं तो संगमरमर मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें, पठार इतने ज्यादा हैं, इतने अलग अलग तरीके के पठार हैं, तो वहां से बहुत सारे खनिज मिलते हैं। तो पठार के भू आकृति के कारण खनिजों में विविधता है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है, तो सतपुड़ा पठार सबसे ज्यादा ऊंचा है। और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ है, कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है मालवा पठार का प्रमुख नगर कौन सा है, तो मालवा पठार का प्रमुख नगर आता है इंदौर। ठीक है। इसके बाद बुंदेलखंड पठार का कौन सा प्रमुख नगर है, तो सागर है। याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन में ग्वालियर नहीं है, इसीलिए सागर आएगा। अब इसके बाद बघेलखंड पठार का प्रमुख नगर कौन सा है, तो सतना है। फिर महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख नगर जबलपुर आएगा। ठीक है। जबलपुर, डिंडोरी, कटनी, ये सारा जो एरिया है वो महाकौशल क्षेत्र में आता है। तो
जबलपुर जो है वो मेन शहर है वहाँ का। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को लाइफलाइन ऑफ एमपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफलाइन ऑफ एमपी, मतलब एमपी में ही नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा है। फिर आता है चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस भाग में बहती है? तो चंबल नदी बहती है कहाँ? उत्तरी भाग में। कहाँ पर बह रही है चंबल नदी? उत्तरी भाग में बह रही है। और चंबल नदी अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में किसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 32 क्वेश्चन। तो आज का हमारा 10 मिनट्स का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल और हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको रोज़ ये वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।